इसी वीडियो में जो लॉ ऑफ लर्निंग की थ्योरीज होती हैं, जो कि थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर हैं, और भी होती हैं पर ये तीनों मेन है, हर एग्ज़ाम में आती हैं क्वेश्चंस। हम इसी वीडियो में करेंगे और फटाफट करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रख लो, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर तीनों ने क्या क्या जानवर यूज़ करे थे। थॉर्नडाइक ने कैट, ठीक है। पावलोव आया, उसने डॉग यूज़ करा। स्किनर आया, उसने रैट यूज़ करा। बहुत तरह के क्वेश्चंस में घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। इन्होंने करा और भी एनिमल्स पे ट्राई था, बट इनके फेमस एक्सपेरिमेंट इन पर थे। उसके बाद हमें और क्या ध्यान रखना है कि इन तीनों की थ्योरीज एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म मतलब कि ये कहते हैं कि दो चीज़ें आपको, आपकी लर्निंग इफ़ेक्ट करती हैं। एक, आपके जीन्स आपको क्या सिखा रहे हैं, उसके बाद आप नर्चर, आपको क्या एक्सपेरिमेंट्स, क्या आपको सिखाया जा रहा है, क्या आपको शिक्षा दी जा रही है। तो इनका बिलीव है इन सब का कि बिहेवियरिज्म से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कुछ नहीं है लर्न करने के लिए। चाहे आपके कुछ भी जीन्स हो, अगर आपको अच्छे से सिखाया जाए बिहेवियरिज्म टॉपिक के अंदर, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ऑलराइट, अब फर्स्ट थ्योरी पर आते हैं। थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब पहली बिल्ली को मत देखने लग जाना, पहले इसको समझो। थ्योरी आई थी, पब्लिश हुई थी 1930 में। इस थ्योरी को और भी नामों से बुला देते हैं, कनेक्टिज्म थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट्स थ्योरी। मेन नाम इसका ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। अब इसमें क्या समझाता है थॉर्नडाइक, अगर आपको एक नई सिचुएशन में डाल दें जिसमें आपको कहा है भाई जीत के दिखाओ, तो हम अपना बेस्ट करेंगे, एक बार नहीं हुआ, कुछ दूसरा ट्राई करेंगे, तीसरा ट्राई करेंगे। जैसे जैसे ट्राई करते रहेंगे हमें पता चलता रहेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और ये तो काम ही नहीं हो रहा है। जैसा जितना हम ट्राई करेंगे उतने हमारे एरर्स कम होंगे, ठीक है। अब इस बॉक्स में देखो, बिल्ली को बंद कर दिया और उसके आगे खाना रखा है, उसको स्टिमुलस, इस वक्त ये जो खाना है ना, दिस इज स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कि उस वक्त उस भूखी बिल्ली के लिए ये लालच है। ये बिल्ली इस वक्त बहुत भूखी है, उसके आगे लालच रखा है, स्टिमुलस रखा है, खाना। बस अब उसको इतना पता है कि मुझे इस डब्बे से बाहर निकलना है। अब वो बहुत तरीके से अलग अलग कोशिश करेगी। शुरुआत में हो सकता है रैंडम मूवमेंट्स करे, जंप करे, स्क्रैच करे, दरवाजे को धक्का मारे, लिवर पे हाथ पैर मारे, टीथ मारे, अपने अपने पॉ से जितना पॉसिबल हो सके खाना खींचने की कोशिश करे, खूब गलतियाँ करेगी। पर धीरे धीरे एंड में क्या होगा, हाउएवर वो एंड में एक ऐसा स्टेज ज़रूर आएगा जब वो लेवर को प्रेस कर देगी और दरवाज़ा खुलेगा ही खुलेगा, ठीक है। अब उसको दूसरी बारी फिर से उसको भूख लगी, अब उसको अंदर बंद कर दिया। अब वो फिर से कुछ कुछ ट्राई करेगी, पर पिछली बार से उसकी कम गलतियाँ होंगी। ऐसे जब उसको बार 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 करा जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि अच्छा, लेवर को प्रेस करने से ही खाना मिलता है, एंड फाइनली शी विल सक्सीड। तो उसने क्या करा, लर्न करा, हाथ पैर मारे, 3-4 बार अलग अलग ट्राई करा, उसको सिचुएशन में बार बार डाला गया, उसको स्टिमुलस दिखाया गया। तो धीरे धीरे वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेस के बाद, रेपिटेटिव एक्शन के बाद उसको सक्सेस मिली ही मिली। यही है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मेन चीज़, कि जो आपके एरर्स हैं वो घटते जाएंगे जैसे जैसे आप अपना ट्रायल बढ़ाते जाएंगे। अब इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस आपसे पूछ लेते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई बच्चे के मन में एजुकेशनल फील्ड में आप गोल सेट कर दो ताकि वो उसी हिसाब से मोटिवेटेड फील करे। बच्चे को मोटिवेट करो, उसको पहले ही बता दो कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे हो सकता है, टाइम लग सकता है। ईजी से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे जाओ। उसको मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स के लिए बताओ कि ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मोस्टली जो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए लर्निंग बहुत ही धीरे प्रोसेस होता है, उनको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है।
तो उन तरह के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा ट्रायल एंड एरर थ्योरी पॉसिबल है चीज़ें लर्न करवाने के लिए। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंस, गुड हैबिट्स डेवलप हो सकती हैं, स्किल्स डेवलप हो सकते हैं, आप सेल्फ लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सब आपके क्या हुए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। सॉरी। अब आते हैं थॉर्नडाइक्स के अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है लॉज ऑफ लर्निंग। अब कुछ लॉज ऑफ लर्निंग तो ऐसे हैं जो कि प्राइमरी में काउंट होते हैं। ये फर्स्ट 3 प्राइमरी हैं। उसके बाद ये बाकी जो 5 हैं इनको सबऑर्डिनेट लॉज या फिर सेकेंडरी लॉ कहते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस में हमें ये सिखाया जाता है, जो आपका पहला है, कि जिस भी बच्चे को सिखा रहे हैं आप, वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मुझे ये सीखना है। ही शुड बी ईगर। जितना वो ज़्यादा प्रिपेयर होगा, जितना ज़्यादा वो ईगर होगा, वो उतनी ही जल्दी ग्रास्प करेगा। ऑल राइट, दिस वॉज प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज देखो हमें क्या दिखाता है कि जब भी हमें एक सिचुएशन में डाला जाता है स्टिमुलस दे के, कुछ भी लालच दे के कि भाई ये होना है, उसमें हम बार बार रिस्पॉन्सेस देंगे ही देंगे, एक्सरसाइज होगी ही होगी। पर जो एक्सरसाइज है उसके 2 सब पार्ट्स निकल जाते हैं, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ मतलब कि वो रिस्पॉन्सेस जिसकी वजह से बिल्ली खाना खा पाई, एंड लॉ ऑफ डिसयूज़ मतलब कि वो लॉज, वो एक्सरसाइजेस जिसकी वजह से बिल्ली को खाना नहीं मिल पाया, जो उसके काम के एक्शंस नहीं हैं। ठीक है। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट मतलब कि अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आपको बहुत एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है। पर अगर आप उस काम में नाकामयाब होते हो तो आप बहुत ही डिप्रेस होते हो, डिससेटिस्फाइड होते हो। तो ये आपका हुआ लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, सक्सेस एंड फेलियर, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, इस तरीके से। अब आते हैं सेकेंडरी लॉज या सबऑर्डिनेट लॉज पे। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब कि किसी भी आपको नई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अगर डाल दिया जाए तो उसके वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज आएंगे ही आएंगे। सेकंड, लॉ ऑफ मेंटल सेटअप या लॉ ऑफ एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है, मेंटल सेटअप है, थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। हर एक बंदे का एक अलग अलग तरीका होता है स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने का। तो जो लर्नर है, कोई लर्नर आपको मिलेगा जो बहुत ही अच्छे से समझ रहा है, कोई लर्नर मिलेगा जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो थोड़ा सा जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, वो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। ठीक है। लॉ ऑफ प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स या फिर इसको कह देते हैं पार्शियल एक्टिविटी। इसका मतलब ये है जैसे जैसे आप रिस्पॉन्सेस ट्राई करते रहो, जो आपको नाकामयाबी दे रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, उसको छोड़ते जाओ। ना ही हमें प्रॉब्लम को बहुत डेप्थ में जाना है, बस जो ऐसे रिस्पॉन्सेस हैं जिनसे आपको फ़ायदा हो रहा है उसी की तरफ बढ़ो। देन आता है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। इसका आपको ये समझाया जाता है कि जिस सिचुएशन में आप जीत गए अपने रिस्पॉन्स से, हो सकता है जब आपको अगली बार वैसी सिचुएशन मिले तो आप दोबारा से वही तरीका अपनाने की कोशिश करें जिससे कि आपको पिछली बार भी मदद मिली थी। जैसे कि अगर अब बिल्ली को पता चल गया कि जब उसने लेवर प्रेस करा तो उसे खाना मिल रहा है, हो सकता है उसे एक नए तरीके के डब्बे में बंद कर दें, वहाँ पे फिर से लेवर हो खाने के लिए, तो वो फिर से सबसे पहले लेवर ही दबाएगी, क्योंकि उसको ये पता था पिछली बार भी जब पिछले डब्बे में ये करती थी तो खाना मिलता था। ओके। लॉ ऑफ एसोशिएटिव शिफ्ट। एसोशिएटिव शिफ्ट मतलब कि जब हम एक स्टिमुलस के साथ एक चीज़ को एसोशिएट कर देते हैं, जिस साथ में जुड़ी हुई स्टिमुलस से भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है, उसे लॉ ऑफ एसोशिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। वैसे जब ये अगला आप पैवलोव वाला करोगे ये तब ज़्यादा समझ आएगा, पर फिलहाल इसके लिए यही ठीक है। अ स्टिमुलस कैन बी एसोशिएटेड विद मैनी अदर पॉसिबल स्टिमुलस। अब आते हैं अगली चीज़ पे, पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब इस थ्योरी में ये भी बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था इसमें किस जानवर का उपयोग किया गया है, डॉग।
ये एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी है। इट टॉक्स अबाउट कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जैसे कि पहले वाली थ्योरी में करा गया था, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बीइंग द फर्स्ट इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल। जिससे क्लासिकल हम कहते हैं अरे वो क्लासिकल गाना कितना बढ़िया था, मतलब कितना पुराना बढ़िया गाना था, वैसे ही ये थ्योरी भी वन ऑफ द मोस्ट पुरानी थ्योरी है, इसीलिए इसका नाम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी रखा गया है। ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी ये लिख ही लेना बेटर है, 1900 थी में इसको पब्लिश करा था। अब यहाँ पे जो मेन इनका सिखाने का ज़रिया है बताती हूँ वो क्या है। इस थ्योरी में आपको एक वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एसोसिएशन। इस एसोसिएशन वर्ड के ऊपर ही पावलोव थ्योरी बनी हुई है। जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, इतना स्ट्रांगली जोड़ देते हैं कि हमें वही रिएक्शन मिल रहा है जो सिर्फ एक चीज़ पे पहले मिल रहा था, तो उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। जैसे कि क्लास में अभी आएगा एग्जाम्पल आपके पास आगे, चलो पहले आगे बढ़ते हैं 1 मिनट। अब पहले ध्यान से समझना डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम देखो, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। अनकंडीशन मतलब कि नेचुरल, कुछ भी अभी सिखाया नहीं जा रहा है, कुछ भी अभी मेहनत नहीं करी जा रही है। कुत्ते के आगे खाना रखा है, अब उसको एक नेचुरल या फिर अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स आ रहा है कि उसका सलाइवा गिर रहा है, ठीक है, ये तो हो गया नेचुरल। अभी अब उसको सिखाना शुरू करा जा रहा है सेकंड डायग्राम में। अब उसको खाली एक घंटी बजा रहे हैं, ठीक है, कि खाना तो छोड़ो, पता नहीं हमें घंटी बज रही है, तो कुत्ते का नो रिस्पॉन्स, नेचुरल है। अब बाई ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब उस कुत्ते को स्पेशल सिखाया जा रहा है कि जब घंटी बज रही है साथ में इस तो खाना भी आ रहा है, मतलब कि कंडीशन स्पेशली करा जा रहा है ये। तो कुत्ते को अब ये समझ आ गया कि मतलब जब घंटी बजती है तो खाना आता ही आता है, शायद वो खाने की तरफ ध्यान भी ना दे, उसके कानों में जैसी घंटी की आवाज़ जाती होगी उसका सलाइवा गिरना शुरू हो जाता होगा कि भाई खाना आ रहा है। तो आफ्टर कंडीशनिंग डायग्राम में देखो, आफ्टर कंडीशनिंग अब कुत्ता लर्न कर चुका है। इधर बजी घंटी, सिर्फ घंटी बजी है, देखो यहाँ नो फूड, पर डॉग के मन में ये था अरे भाई घंटी बज रही है तो खाना तो आएगा ही जैसे पिछली बार आया था, तो उसका सलाइवा गिरना शुरू हो गया। दिस इज़ द लॉ ऑफ एसोसिएशन स्ट्रांगली यूज्ड इन दिस थ्योरी, कि जिस किसी चीज़ के साथ दूसरा नाम जोड़ दिया जाता है और उसको जब हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स दिलवाने के लिए, उसको एसोसिएशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अभी देखो डॉगी का डायग्राम बना हुआ है। अब इस पावलोव ने क्या करा, तो इस तरीके से एक पाइप अटैच कर दिया डॉगी के मुंह में, थोड़ा सा उसकी थ्रोट पे कट मार के निर्दय आदमी ने, कि जिससे उसका सलाइवा कलेक्ट होता रहे, और उसके आगे खाना रख दिया और एक डिवाइस है जो उसका सलाइवा रिकॉर्ड कर रहा है। और डॉगी इस वक्त फुल भूखा है 24 घंटे से, उसको एक बंद कर दिया डब्बे में और साउंड प्रूफ रूम में बंद करा उसको। अब उसको सामने खाना दिख रहा है, उसके मुंह से सलाइवा गिर रहा है, नेचुरल रिस्पॉन्स। अब जब जब डॉगी के आगे खाना रखा जाएगा वो सलाइवा गिराएगा, नेचुरल। अब पावलोव लेकर आया घंटी का कॉन्सेप्ट बीच में। अब जब भी खाना आता है वो साथ में ले आता है घंटी। ऐसे उसने कुछ बार करा तो डॉग अब घंटी आने पर भी, घंटी मतलब कि यहाँ पे आर्टिफिशियल स्टिमुलस, ये थोड़ी तिकोनी घंटी बन गई है, तिकोनी घंटी यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस। और ये फूड क्या है, ये हमारा नेचुरल स्टिमुलस।
जब पावलोव खाने के साथ साथ घंटी भी बजाने लग गया तो डॉगी को इतना समझ आ गया, भाई जब भी ये घंटी बज रही है तो मेरा खाना आ ही रहा है। अगली बार अब पावलोव ने क्या करा, खाना नहीं लेकर आया वो, उसने खाना देना बंद कर दिया, सिर्फ घंटी बजानी शुरू कर दी। और उसने देखा तब भी वो डॉग का रिस्पॉन्स आ रहा है, तब भी डॉग सलाइवा सीक्रेट कर रहा है। तो इसे कहते हैं कंडीशनिंग। जैसे आपने ऐड देखी होगी, विराट कोहली आके कह रहा है बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अब उसने बूस्ट और विराट कोहली दोनों को इकट्ठे कर दिया, उसने विराट कोहली को एसोसिएट कर दिया बूस्ट के साथ। विराट कोहली अभी आके ऐड में बोल ही रहा है, पहले आप समझोगे अरे भाई बूस्ट की ऐड है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव थिंकिंग, जो पावलोव ने यहाँ पे यूज़ करी है। अब हम क्लासरूम का एग्जाम्पल ले रहे हैं इस वाले पिक्चर में। बिफोर कंडीशनिंग मतलब कि जब अभी कुछ नहीं सिखाया जा रहा, क्लास को टीचर ने चुप होने को बोला, बच्चे चुप हो गए। बट टीचर ने जब 3 बार क्लैप करा, बच्चे चुप नहीं हुए अलग से। अब अगली बार अब बच्चों को सिखाने की कोशिश करी जा रही है, उनको कंडीशन करने की कोशिश करी जा रही है। टीचर ने 3 बार ताली बजाई और साथ में बोला कि चुप हो जाओ, तो बच्चे चुप हो गए। अब बच्चों को इतना समझ आ गया कि जब टीचर 3 बार ताली बजा रही है तो उसका मतलब ये कि चुप होना है। आफ्टर कंडीशनिंग मतलब कि जब अब वो समझ चुके हैं 3 बार ताली का मतलब, अब वो चुप हो गए। तो द स्टूडेंट्स बिहेवियर हैज़ बीन कंडीशन। ठीक है, अब समझ आया पावलोव का मेन कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ जोड़ दो, उसके बाद रिस्पॉन्सेज लो, बंदा बिहेवियर से सीख जाता है। इसमें ये सिखाया गया है। नाउ 1 मिनट। अब बात आती है एलिमेंट्स की। ये थोड़ा ज़रूरी है इसलिए अलग से ऐसे ही लिखा है कि क्या एलिमेंट्स होते हैं। US, UR, CS, CR। S पे आ जाओ पहले। तो S है स्टिमुलस, क्या है भाई, ठीक है। R है रिस्पॉन्स। अब U क्या है, U है अनकंडीशनड, ठीक है। और C क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस। इसी तरीके से CR है कंडीशनड रिस्पॉन्स और UR है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड वर्ड का मतलब है नेचुरल, जहाँ पर आपको कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। और कंडीशनड का मतलब है जहाँ पर आपको स्पेशली सिखाया जा रहा है। तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जब कुत्ता नेचुरली रिएक्ट कर रहा था, खाने को देखकर सलाइवा गिरा रहा था, घंटी को देख के नहीं गिरा रहा था। और कंडीशन रिस्पॉन्स जब उसको सिखा दिया गया कि घंटी बज रही है मतलब खाना आ रहा है, तो कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, ठीक है। मैंने ऐसे बोला जैसे इस वीडियो में से आप सब बोलेंगे हाँ। अब इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन सुन लो एक बार। And 10 on 10 for my writing here. Just kidding. एजुकेशन इम्प्लीकेशंस करने ज़रूरी होते हैं। इम्प्लीकेशन सोचा करो कि टीचर के लिए आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होगा, कि टीचर को क्या करना चाहिए उस हिसाब से बच्चों के लिए। बच्चों की इस थ्योरी की वजह से गुड हैबिट डेवलप हो सकती है, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, क्लिनलीनेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ये सब हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। और बैड हैबिट्स जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना,
फिंगर नेल्स खाना, ठीक है, इनके साथ हम पनिशमेंट एसोशिएट करके कि जो बच्चे झूठ बोलते हैं स्कूल में उनको पनिशमेंट मिलेगी, क्या करा हमने, पनिशमेंट को एसोशिएट कर दिया। जो बच्चे सच बोलते हैं, होमवर्क कर रहे हैं, उनको चॉकलेट मिलेगी। अब भी हमने एसोशिएट कर दिया चॉकलेट को। जब भी टीचर चॉकलेट लेकर आएगी बच्चा समझेगा उसने काम अच्छा करा एंड ही बी इनकरेज्ड। लैंग्वेज लर्निंग में मदद करता है, रिपीटेशन एंड कंडीशनिंग में मदद करता है। ऐसे लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए। डिसिप्लिन में बहुत हेल्प करता है, एडजस्टमेंट देता है, फियर एलिमिनेशन होती है, एलिमिनेशन ऑफ सुपरस्टिशंस होती है। ये बहुत तगड़ा पॉइंट है इम्प्लीकेशंस में। जैसे कि हम कभी कभी कह देते हैं अरे मैं तो छींक मार दिए, अभी काम ही नहीं होगा। अरे तुम करते तो रहो, बार बार स्टिमुलस को रिस्पॉन्स तो करो। 10वें रिस्पॉन्स पे सक्सेस मिली तो अब कैसे हो गया। इसे कहता है एलिमिनेशन ऑफ सुपरस्टिशंस। ऑलराइट, मतलब अगर आपका लंबा थ्योरी क्वेश्चन हो, ये एक्सप्लेनेशंस, इम्प्लीकेशंस, ये सब अपना बना के लिखो तो वो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा अच्छे से आपको मेन कॉन्सेप्ट आता हो, आप खुद अपने आप लिख सकते हो रादर देन बुक से रट्टा मारने की बजाय। फिर भी किसी को ऐसे नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर दो, आई विल पेस्ट द PDF है मेरे पास नोट्स की। अब आते हैं तीसरी और लास्ट थ्योरी पे, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब तक हम सब ने पिछली दोनों थ्योरीज में ये पढ़ा था कि स्टिमुलस दो, लालच दो, रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर इसका उल्टा है। स्किनर्स जी आते हैं और कहते हैं बिल्कुल उल्टा करो, पहले रिस्पॉन्स लो फिर स्टिमुलस लो, पहले एक्शन लो फिर रिवॉर्ड दो। ये थ्योरी बनी है 1938 में और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं वो पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, फिर उसको रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलती है। स्किनर ने यहाँ पे रेन इन्फोर्समेंट पे, मतलब कि रिवॉर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करा। किसी बच्चे ने होमवर्क करा, क्लास वर्क करा, चुप रहा, हर तरीके से A1 है, जब उसने सारा काम कर लिया तो टीचर उसकी क्लास में खड़े होकर सबके सामने ताली बजवा रही है, एक्स्ट्रा मार्क्स दे रही है, स्टार बैच दे रही है। बच्चा खुश? नो, बच्चा इज़ इनकरेज्ड, क्योंकि उसको वो सब अच्छा काम करने के ऊपर तारीफ बाद में मिली तो वो इनकरेज हो गया। उसने पहले रिस्पॉन्स करा फिर उसको स्टिमुलस मिला। तो यहाँ पर जैसे सेकंड पावलोव की थ्योरी में एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल था, वैसे ही स्किनर्स की थ्योरी में बहुत बड़ा रोल है रेनफोर्समेंट का। ये वर्ड, अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको नेगेटिव रेनफोर्समेंट जैसे कि पनिशमेंट वगैरह मिलेगी। पर इस थ्योरी में मेनली फोकस पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पे हम करेंगे। Skinner's operant conditioning chamber, also called a Skinner box, was designed to teach rats how to push a lever. This behavior is not natural to rats, so operant conditioning with positive and negative reinforcement were performed in order to teach the behavior. अब इसमें चूहे को डब्बे में बंद करा जाता है। जब भी चूहा अब उसके एक्शन करेगा, उसके सामने बाहर रखा है खाना वाना, उसको पता आएगा, पर वो तब आएगा जब वो एक्शन ठीक करेगा। अगर वो गलत तरीके से ट्राई करेगा, उसको नीचे से हल्का सा करंट लगेगा, वो समझेगा अरे भाई धक्का लग गया, ये काम मैंने दोबारा नहीं करना। नेगेटिव रेनफोर्समेंट। और जब उसको दिखेगा मैंने लेवर दबाया और खाना अंदर आ गया, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, मैंने सही काम करा, मुझे रिवॉर्ड मिला, तो वो दोबारा वही काम करेगा। अब इस चूहे को डायग्राम में देखो, उसने लेवर दबाया तो उसका खाना अंदर आ गया। रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज अ बिहेवियर। अब उसने जब गलत काम करा, लेवर नहीं दबाया, इधर उधर हाथ पैर मारे बेचारे ने, बेचारा साऊ चूहा, उसको क्या पता, तो उसको हल्का सा नीचे करंट लगा। अब जो चूहे को यहाँ पे करंट लगा, ये इसके लिए नेगेटिव रेनफोर्समेंट था। जो रिवॉर्ड था, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट था, वो था फूड, जिसकी वजह से चूहे ने बार बार ट्राई करा।
अब स्किनर ने यहाँ पे एक और चीज़ कही है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मेंशन है, कि इस थ्योरी में दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं। जैसे कि पहला है रिस्पोंडेंट बिहेवियर, दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर मतलब कि ये इंटरनल होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे हाथ पे कुछ गरम लग गया, हम फटाफट अपना हाथ हटाते हैं। आँख में रोशनी पड़ रही है, हम फटाफट अपनी आँख को ब्लिंक करते हैं। ठीक है, ये होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते हैं, पर अपना एक रिस्पॉन्स या बिहेवियर निकलता है। दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट मतलब कि मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है बाय विल। किसी बच्चे को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक बच्चे का अंदर से विल ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं। एक फ़ोन कॉल बज रहा है, जब तक आपका मन ही नहीं है उठाने का, क्या आप उठाओगे चाहे बजता रहे फ़ोन? मतलब कि जब तक कि आपके आगे स्टिमुलस नहीं है, एक ऐसा कॉज जो आपको अट्रैक्ट करे वो काम करने के लिए, जब तक वो आपके पास नहीं है तो आप ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ऑपरेंट बिहेवियर एक्सटर्नल होता है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर से बिल्कुल उल्टा होता है, और ये हमारे स्टिमुलस के कंट्रोल में होता है। अगर विल है तो हम करेंगे, विल नहीं है तो नहीं करेंगे। ऑल राइट, अब एक बार डिफरेंस पर आ जाते हैं। क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल में क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद द नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस, घंटी और खाना साथ में इकट्ठे देना। It involves a process of pairing two stimuli to create a learned association. It was found by Ivan Pavlov. Operant में क्या है? उल्टा है। It is a type of learning where behaviors are strengthened or weakened based on the consequences that follow them. It focuses on how the consequences of actions influence the likelihood of those actions being repeated in the future. यही कि पहले आप काम करो, उसके बाद उस काम अगर वो सही है तो रिवॉर्ड मिलेगा, गलत है तो पनिशमेंट मिलेगी, जिस वजह से बंदा मोटिवेट होता है अच्छा काम करने के लिए। ये था ऑपरेंट बिहेवियर में। हर एक में स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स यूज़ हुआ ही हुआ है। पहली दो में पहले स्टिमुलस है फिर रिस्पॉन्स है, स्किनर में पहले रिस्पॉन्स है फिर स्टिमुलाई है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। इस थ्योरी के भी ऑपरेंट थ्योरी के भी बड़े सारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपका बिहेवियर, ये बिहेवियर इम्प्रूव करता है। सपोज़ आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो टीचर को पनिश करना चाहिए। आपका फियर एलिमिनेट करता है, तो कॉन्फिडेंट भी बनाता है जब आपका ठीक रहता है। जो मेथड ऑफ रेनफोर्समेंट है इसमें वो बच्चों को पॉजिटिव दिशा में बढ़ने के लिए अच्छा प्रवाहित करती है, मोटिवेट करती है। रेपिटेशंस करते हो, प्रैक्टिस होती है, स्मॉल स्टेप से आगे चलते हो, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आप ठीक काम करते हो। इस तरीके से आपकी तीनों थ्योरीज थी, बिहेवियरिज्म पे बेस थी। थॉर्नडाइक ने यूज़ करा कैट, पावलोव ने यूज़ करा डॉग एंड स्किनर ने यूज़ करा रैट। आई होप इट्स क्लियर। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, यू कैन मेंशन इन कमेंट्स। थैंक यू।